अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और हमारे वीडियो से आपको तैयारी में मदद मिल रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और दूसरों की भी मदद हो सके, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस क्लास 7 देखेंगे। क्लास 6 की तरह इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा, जो कि पेपर 1 वालों के लिए और 2 वालों के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और पार्ट 3 वीडियो पेपर 2 वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और पार्ट 3 हम बाद में बना लेंगे इंशाल्लाह, 6 क्लास का भी और 7th क्लास का भी। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियोस देखते रहें, ठीक है, ताकि पेपर 1 वालों के लिए जल्दी प्रिपरेशन ख़त्म हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निशास्ते की जांच के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? निशास्ते की जांच के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? निशास्ता, ये निशास्ता है ये। ओके, निशास्ते की जांच, निशास्ता किसको बोलेंगे? निशास्ता कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की ही एक फॉर्म है। ये किस में पाया जाता है? निशास्ता आलू में, चावल में, रोटी वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सैंपल में ग़िज़ा का पेस्ट ले लेते हैं, लेके उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा केमिकल डालने पर मालूम होता है कि उसके अंदर निशास्ता मौजूद है या नहीं है? चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है इसका आयोडीन। ओके, इसका आंसर क्या है? आयोडीन। जब हम टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, ग़िज़ा का पेस्ट लेते हैं, लेके इसके अंदर जब आयोडीन के चंद ख़तरे डालते हैं, ठीक है, जब आयोडीन के चंद ख़तरे डालते हैं तो वो ग़िज़ा का रंग या गहरा नीला, ठीक है, किस तरह का होता है? गहरा नीला या फिर काला हो जाता है। ठीक है, गहरा नीला या फिर काला रंग हो जाता है। तो इस बात ये रंग से मालूम होता है कि हमें इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या निशास्ता मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जांच के लिए कौन से केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? ठीक है, प्रोटीन की जांच के लिए एक नहीं बल्कि 2 केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं वो कौन से केमिकल्स। और प्रोटीन क्या में पाया जाता है? दालों और गोश्त में पाया जाता है। ठीक है, 2% कॉपर सल्फेट, ओके, 2% कॉपर सल्फेट और 10% सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए, प्रोटीन की जांच करने के लिए जो ग़िज़ा का हम सैंपल लेते हैं उसमें 2% कॉपर सल्फेट के 2 ख़तरे और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 ड्रॉप्स डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद जब उसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं, हिला लेने के बाद अगर कलर, ठीक है, दी हुई सैंपल का कलर सुर्खी माइल या फिर बनफशी आता है, ओके, बनफशी आता है, ओके, बनफशी रंग आता है, सुर्खी माइल या फिर बनफशी रंग आता है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। ओके, यहाँ पर देखिए कलर कौन सा आ रहा है ये भी याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, सुर्खी माइल या फिर बनफशी रंग आया तो ये क्या है? प्रोटीन है। अगर गहरा नीला या फिर काला आया तो वो कौन सा है? वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, ये 2 हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी ग़िज़ा में ग़िज़ाई रेशे क्यों ज़रूरी है? ओके, हमारी ग़िज़ा में ग़िज़ाई रेशे क्यों ज़रूरी है? ये हमारे सेहत के लिए किस तरह अहमियत के हामिल है? देखते हैं आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है, ग़िज़ाई रेशे हमें क़ब्ज़ से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है। ओके, क़ब्ज़ से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है। ये क्या होते हैं? ग़िज़ाई रेशे, ये जो रेशे होते हैं वो गैर हज़मशुदा नाकाबिल हज़म होते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं होते फाइबर से ये। ठीक है, नाकाबिल हज़म कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, नाकाबिल हज़म कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जिस्म में कब्ज़ को दूर करने में मदद करते हैं। ठीक है, कब्ज़ से महफूज रखने में मदद करते हैं। और ग़िज़ाई रेशे किस में ज़्यादा पाया जाता है? फाइबर किसके अंदर पाया जाता है? फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। और
फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, तरकारियों के अंदर पाया जाता है, और रोटी का जो भूसा होता है ना, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुतवाज़न ग़िज़ा के अज्ज़ा कौन से हैं? ठीक है, ये तो इसका आंसर सभी को पता होगा। मुतवाज़न ग़िज़ा के अज्ज़ा कौन से हैं? कौन से हैं मुतवाज़न ग़िज़ा के अज्ज़ा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चर्बियाँ, विटामिन्स और नमकियात। ठीक है, ये क्या है? मुतवाज़न ग़िज़ा के अज्ज़ा हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, हम 5th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मरासमस बीमारी होती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? क्वार्शोकर बीमारी होती है। ठीक है, चर्बियाँ अगर ज़्यादा खा लें तो क्या होता है? ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, मोटे हो जाते हैं। फिर वाइटामिन्स, वाइटामिन्स क्या करते हैं? हमें जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत फ़राहम करते हैं, ये बीमारियों से लड़ने में मदद देते हैं। और नमकियात भी क्या है? जिस्म में ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस को सुर्ख लिटमस में तब्दील करता है। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? लिटमस पेपर की। ओके, लिटमस पेपर इस तरह का होता है, रेड कलर का और ब्लू कलर का, दो होते हैं। ठीक है, सुर्ख लिटमस, नीला लिटमस, दो होते हैं। तो नीला लिटमस सुर्ख लिटमस में तब्दील करता है। कौन करता है ये? यहाँ पर दो पेपर होते हैं, एक पेपर सुर्ख से नीले में तब्दील होता और एक नीले से सुर्ख में तब्दील होता। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। जवाब तुरशा। ओके, नीले लिटमस को सुर्ख लिटमस में कौन तब्दील करता है? तुरशा। और इसका उल्टा क्या होता है? सुर्ख लिटमस को नीले लिटमस में कौन तब्दील करता है? असास। ओके, असास क्या करता है यहाँ पर? सुर्ख लिटमस को नीले लिटमस में तब्दील करता है। तुरशा नीले को सुर्ख में, असास सुर्ख को नीले में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चींटी में कौन सा तुरशा पाया जाता है? चींटी के अंदर भी एक किस्म का तुरशा पाया जाता है, जिसकी वजह से जब हमें चींटी काटती है तो हमें जलन महसूस होती है। ठीक है, तो चींटी के अंदर कौन सा तुरशा पाया जाता है? क्या है इसका जवाब? फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है इसके अंदर? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ तुरशे दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तुरशे हैं, जैसा कि सिरके के अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। नींबू और संतरे के अंदर क्या पाया जाता है? ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये एज ए जनरल नॉलेज भी हमें मालूम होनी चाहिए। सिरके के अंदर एसिटिक एसिड, नींबू और संतरे के अंदर सिट्रिक एसिड, बासी पनीर के अंदर बटरिक एसिड, दही छाछ के अंदर लैक्टिक एसिड, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, सेब के अंदर मैलिक एसिड, चाय के अंदर टैनिक एसिड, और जैतून के तेल के अंदर ओलिक एसिड, चर्बी के अंदर स्टेरिक एसिड, और इमली के अंदर टर्टेरिक एसिड, पाम ऑयल के अंदर पामेटिक एसिड, आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आंवले के अंदर संतरे से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड और यूरिन के अंदर यूरिक एसिड। ओके, ये थे तुरशे। ठीक है, इनके नेम्स मालूम रहना बेहतर है। ठीक है, पेपर वन वालों के लिए मे भी यहाँ से क्वेश्चन आने और नहीं आने के चांसेस 50-50 है, क्योंकि ये तुरशे आसास का लेसन है। केमिस्ट्री के अंदर जाता है ये, लेकिन पेपर 2 वालों के लिए ये याद रहना कंपलसरी है। लेकिन यह ग़िज़ाओं से रिलेटेड है, इसलिए पेपर 1 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बल्कि मैं इसको इसमें शामिल कर ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या है, यहाँ पर असास के बारे में है। ठीक है, वहाँ पर हम क्या देखें? तुरशे देखें। यहाँ पर असास भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर
चूने का पानी क्या है, एक किस्म का असास है, ठीक है, असासी खासियत का हामिल होता है। इसके अंदर कौन सा असास पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्लास साफ करने वाले महलूल के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ठीक है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। और अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, अगर किसी जो भी केमिकल का नाम आ रहा है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट में अगर हाइड्रोक्साइड आया तो इसका मतलब क्या है, ये असासी खासियत वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड अक्सर ज़्यादा क्या होते हैं, असासी खासियत के हामिल होते हैं। हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऑब्जर्व करें आप, देखिए हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज तुरशे के साथ कौन सा रंग देता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज भी क्या है, एक इंडिकेटर है जो दूसरी अशिया के साथ मिलकर अपना रंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, एक नया रंग देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम, मजहर या फिर इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, तो ये इंडिकेटर्स तुरशे और आसास के साथ अलग अलग रंग देते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज तुरशे के साथ मिलकर कौन सा रंग देता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जब तुरशे के साथ मिलता है तो सुर्ख रंग देता है, ठीक है, सुर्ख रंग देता है। जब यहाँ पर देखें वो जादूगर क्या करते हैं कि चाकू के ऊपर मिथाइल ऑरेंज ऑलरेडी लगा लेते हैं, ठीक है। लगा लेके जब नींबू को काटते हैं, नींबू के अंदर क्योंकि तुरशा पाया जाता है, और जब दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, जब करते वक्त मिथाइल ऑरेंज नींबू के साथ तुरशे के साथ मिल जाता है तो वहाँ पर रेड कलर अपीयर होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह लगता है कि जैसे इसमें से लेमन में से खून निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज तुरशे के साथ मिलकर सुर्ख रंग देता है, ठीक है, रेड रंग देता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इंडिकेटर्स दो होते हैं, ठीक है, केमिकल इंडिकेटर्स दो होते हैं। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा होता है फिनॉल्फ्थेलिन, ठीक है। याद रखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको 10th में भी यही चीज़ें काम में आएंगी तुरशी आसास में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज तुरशों के साथ सुर्ख रंग और असास के साथ जर्द रंग देता है, ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखिए। मिथाइल ऑरेंज तुरशे के साथ सुर्ख रंग देता है, जबकि अगर असास के अंदर वो मिक्स करे तो कौन सा रंग देता है, जर्द रंग देता है। जबकि फिनॉल्फ्थेलिन तुरशई महलूल में बेरंग होता है, ठीक है। फिनॉल्फ्थेलिन तुरशे के साथ कोई भी रंग नहीं देता और असासी महलूल में गुलाबी रंग देता है, कौन, फिनॉल्फ्थेलिन। ओके, ये अच्छी से दो चीज़ें अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल्फ्थेलिन, ये क्या है, दोनों इंडिकेटर्स है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब तुरशे धातों के साथ तामुल करते हैं तो कौन सी गैस खारिज होती है, ओके, जब तुरशे धातों के साथ तामुल करते हैं तो कौन सी गैस खारिज होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जब तुरशे धातों के साथ तामुल करते हैं तो कौन सी गैस खारिज करते हैं, इसका जिक्र 7th में भी है, ओके, ये 7th क्लास पढ़ रहे ना हम, 7th में भी है, 8th की फिजिक्स में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है। धातुओं के साथ तुरशों का तामुल कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स में हमें मिल जाता है, ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तुरशे धातुओं के साथ तामुल करते हैं तो कौन सी गैस खारिज करते हैं, करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस। ओके, जब तुरशे धातुओं के साथ तामुल करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का इखराज करते हैं। ओके, जब किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान हम धातुओं के साथ तुरशों का तामुल कराते हैं तो वहाँ से गैस खारिज होती है, वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन की होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तुरशई बारिश की वजह कौन से गैसेस है, ओके, तुरशई बारिश यानी एसिड रेन, ओके, एसिड रेन।
तुरशाई बारिश यानी एसिड रेन का रीज़न क्या है, कौन से गैसेस है वो, कौन से गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हवा में उड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज का, गाड़ियों का जो धुआं निकलता है उसके अंदर ये गैसेस मौजूद होते हैं। जब ये धुआं पानी के साथ मिलता है यानी बादलों के साथ मिलता है, आबी बुखारात के साथ मिलता है, और जब बारिश बरसती है तो उसके साथ क्या होता है, ये जब पानी के साथ मिल जाता है, ये धुआं, ये गैसेस जब पानी के साथ मिल जाते हैं तो ये क्या तैयार कर लेते हैं, सल्फर, सल्फर हाइड्रो ऑक्साइड हो आता है, ठीक है, सल्फर हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन हाइड्रो ऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड बन जाते हैं ये, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि इनके साथ पानी भी शामिल हो जाता है, पानी के साथ मिल जाते हैं, तो ये बन के क्या करते हैं, एसिड रेन का सबब बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुदरती मज़ाहिर की मिसालें क्या है। कुदरती मज़ाहिर यानी नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, अभी हम केमिकल इंडिकेटर्स देखे थे ना, फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, तो हमारे पास कुदरती मज़ाहिर भी है, ठीक है, वो कौन से हैं, वो कौन से हैं देखिए, गुड़हेल, हल्दी, कागज़ और गुलाब, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, एक किस्म के कुदरती मज़ाहिर, कुदरती इंडिकेटर्स है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर हल्दी, अगर हम हल्दी के ऊपर साबुन का पानी लगाते हैं यानी हम असास लगाते हैं तो हल्दी रेड कलर देती है, ठीक है, साबुन के पानी में क्या होता है, असास होता है, जब हल्दी असास के साथ मिलती है तो एकदम सुर्ख रंग देती है, ओके। इस तरह के ये इसके भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स है, ओके, ये जर्नल एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तुरशा, असास और नमक की मिसालें दी गई हैं, ठीक है, तुरशा कौन सी चीज़ों में रहता है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, असास कौन सी चीज़ों पे जनरल हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी चीज़ों में रहता है, और नमक, ठीक है, नमक किसको बोलेंगे हम, जब तुरशा और असास, ओके, ये पॉइंट भी समझ लें एक बार, तुरशा और असास जब मिलते हैं, ठीक है, तुरशा और असास जब मिलते हैं तो क्या हासिल होता है, हमें नमक हासिल होता है। तो नमक क्या होता है, ना तो तुरशा होता है बल्कि ना तो असास होता है, बल्कि क्या होता है, तादिली होता है, ठीक है, तादिली होता है। लेकिन बाज़ ऐसे नमक भी होते हैं जो तुरशाई खासियत के होते हैं और असासी खासियत के भी होते हैं, ठीक है, तुरशाई खासियत के भी नमक होते हैं, असासी खासियत के भी नमक होते हैं। लेकिन यहाँ पर नमक को हम एक्चुअल में जब फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नमक तादिली ही होते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस में वो तुरशाई और असासी भी होते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक मरतबा आप एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लें, ठीक है, जैसे कि नमक क्या में पाता है, कपड़ों की सफाई या फिर धोने के लिए, धोने के सोडे में, ठंडे मशरूब में, बेकिंग सोडे में, ये सब में क्या पाता है, नमक पाया जाता है, और ग़िज़ाई अशिया को महफूज रखने के लिए सादा नमक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये नमक की अक़साम है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, असास का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, ग्रीस के धब्बे दूर करने के लिए अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड साबुन, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड साबुन के अंदर क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ओके। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, आग बुझाने के आला, तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, साबुन में असास पाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में असास पाया जाता है, ग्रीस धब्बे साफ़ करने के लिए असास का इस्तेमाल किया जाता है, आग बुझाने वाले आला जिसमें अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है, इसमें भी असास पाया जाता है, इस तरह से आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर तुरशे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुलिहोरा में सिट्रिक एसिड यानी लेमन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे अचार में एसिटिक तुरशी का इस्तेमाल करते हैं यानी विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे मशरूब के लिए कार्बोनिक तुरशी का इस्तेमाल किया जाता है, स्याही के धब्बे दूर करने के लिए ऑक्सैलिक तुरशी का इस्तेमाल किया जाता है, और खाद, बैटरी, ठीक है, खाद, बैटरी और सल्फ्यूरिक तुरशा, खाद और बैटरी में सल्फ्यूरिक तुरशी का इस्तेमाल किया जाता है, और अद्वियात, रंग, डाइस, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, धमाकेदार अशिया में नाइट्रिक तुरशा इस्तेमाल किया जाता है, ओके। ये तुरशे किस में कौन सा पाया जाता है एक मरतबा आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का साइंसी नाम क्या है? ठीक है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। ठीक है, रेशम के कीड़े का साइंसी नाम क्या है? रेशम के कीड़े का साइंसी नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी है। ठीक है, बॉम्बेक्स मोरी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम के अंडे कहलाते हैं। रेशम के अंडे क्या कहलाते हैं? रेशम के अंडों को हम क्या कहेंगे? अंडे नहीं कहेंगे बल्कि तुखुम कहेंगे। तुखुम यानी बीज, सीड कहेंगे उसको। ठीक है, सीड कहेंगे। ठीक है, अंडे नहीं बल्कि तुखुम या फिर सीड कहेंगे। और रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, ये याद रखें। इसमें मैं क्वेश्चन ऐड नहीं करी, बुक में शायद नहीं था ये। ठीक है, रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? उनकी आफजाइश करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम का खौल क्या कहलाता है? तो रेशम का कीड़ा क्या करता है? जब वो बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो अपने लुआब से, ठीक है, अपने लुआब से अपने आप को क्या करता है? बंद कर लेता है। ठीक है, अपने आप को अंदर बंद कर लेता है। लुआब से जाल बना लेता है। जाल बना के अपने आप को अंदर खौल में बंद कर लेता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? रेशम के कीड़े के उस खौल को क्या कहेंगे? खोखोन कहेंगे। क्या कहेंगे? खोखोन। खोखोन कहलाता है। इस कुछ इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कोकोन। ओके, यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू का दोनों कॉम्बिनेशन में लिखने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रही। अगर मैं लिखी तो फिर उर्दू के बीच में इंग्लिश आ जा रहा, किधर की चल जा रहा है फिर वो वर्ड्स, इसलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश ऐड नहीं कर सक रही। ठीक है, तो खोखोन को क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में? कोकोन। ओके, कोकोन। रेशम के कीड़े का खौल क्या कहलाता है? कोकोन कहलाता है। उसी को हम उर्दू में क्या कहेंगे? खोखोन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। खोखोन से रेशम हासिल करने का अमल क्या कहलाता है? खोखोन से रेशम हासिल करने का अमल। खोखोन क्या होता है? एक खौल होता है जिसपे धागा लपटे हुआ होता है। तो वो धागे को क्या करते हैं? निकालते हैं, रेशम हासिल कर रहे हैं वहां से। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आंसर क्या है उसका? रीलिंग। क्या कहलाएगा? रीलिंग। कोकून से रेशम हासिल करने का अमल रीलिंग कहलाता है। मतलब वहां से हम क्या कर रहे हैं? निकाल के धागे को लपेट रहे, तो इसीलिए वो क्या कहलाएगा? रीलिंग कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़ों को कोकून के अंदर ही मारना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि रेशम का कीड़ा जब बालिग हो जाता है, ठीक है, तो अपने अंदर अपने आप को अंदर पैक कर लेता है। ठीक है, बंद कर लेता। बंद करने के फिर क्या करता? जब वो पूरा रेडी हुआ आता है, पूरा तितली बन जाता है ना, तितली बन जाने के बाद क्या करता? आ, रेशम के कीड़े के खौल को यानी खोखोन को काट के बाहर निकल जाता। ठीक है, तो अगर वो उस तरह हो गया, रेशम का कीड़ा अगर खोखोन को काट के बाहर निकल गया, तो फिर वो खोखोन हमारा कुछ भी काम का नहीं रहता फिर। ठीक है, उसके अंदर के जो धागे रहते हैं वो पूरे टूट जाते, कटने की वजह से पूरे टुकड़े टुकड़े बन जाते। इसीलिए खोखोन को क्या करते हैं हम? अ, कीड़े को क्या करते? मार देते। कैसा मारते? पानी के अंदर उबाल देते उन लोगों को। पानी के अंदर उबालने की वजह से क्या होता है? अंदर का कीड़ा मर जाता। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेशम के कीड़े को कोकून के अंदर ही मारना क्या कहलाता है? स्टिफिंग कहलाता है। ओके, स्टिफिंग कहलाता है। स्टिफिंग कहलाता है। ओके, स्टिफिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शहदूद के अलावा, ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर शहदूद के अलावा हमारी रियासत में टैसर सिल्क, ओके, टैसर टैसर सिल्क, दिसाली दिसाली पट्टू, विसालू विसाली या दिसाली, सही दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। ओके, दिसाली पट्टू तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में नाम इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखें आप। टैसर सिल्क। टैसर सिल्क रेशम के पतंगे मौत यानी सिल्क मौत के चंद अनवा और टर्मना टर्मनालिया टर्मिनल टर्मिनालिया टर्मिनालिया यानी ओक के अशजार पर
अंडे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ओक का जो प्लांट होता है, हम क्या देखे थे, शहदूत के पत्ते पे अंडे देने वाले असल ग़िज़ा क्या होती है, रेशम के कीड़े की शहदूत का पत्ता। ठीक है, लेकिन बाज़ अनवा ऐसे होते हैं जो ओक के दरख्त पर अंडे देते हैं, तो उनसे जो रेशम हासिल होता है उसको क्या बोलेंगे हम, टैसर सिल्क। ओके, समझ में आ गया, सिंपल सा है। यहाँ पर असल जो ग़िज़ा होती है शहदूत के पत्तों की होती है रेशम के कीड़ों की। ओके, जो मेन है। लेकिन बाज़ अनवा क्या होते हैं, टर्मानालिया ओक ट्री पर भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, उस पर भी अंडे देते हैं। तो हम उस किस्म के सिल्क को क्या बोलेंगे, हम टैसर सिल्क बोलेंगे। ठीक है, टैसर सिल्क पैदा करते हैं ज़्यादातर कबायली लोग ही इनमें कोया की अफजाइश करते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टैसर सिल्क। ओके, और इसके भी किस्में हैं टैसर सिल्क के, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की तरह दिया गया है। क्या करना है यहाँ पर, कोकून से रेशों तक, पहले कोकून से रेशों तक, उसके बाद चरखे काटने का तरीक़ा, उसके बाद रेशे से धागा तैयार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के धागों में, ओके, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सीरासाइन, ओके, सीरासाइन एंड फैब्रोइन, ओके, सीरासाइन और फैब्रोइन नामी यहाँ पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, रेशम के धागा किससे बना होता है। ठीक है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेशम का धागा प्रोटीन से बना होता है। ओके, रेशम का धागा प्रोटीन से बना हुआ होता है। जो जानवरों का धागा होता है, जैसे कि रेशम, ठीक है, वो किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना होता है। जबकि सूत यानी कॉटन किससे बना हुआ होता है, निशास्ता, जिसको सेलुलोज कहते हैं। ओके, जो कॉटन होती है, रुई होती है, वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें। जो पौधों से हासिल होने वाला कुदरती रेशे होते हैं, पौधों से हासिल होने वाले जो कुदरती रेशे होते हैं, वो किससे बने हुए होते हैं, सेलुलोज से बने हुए होते हैं। जबकि हैवानात से हासिल होने वाले प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, रेशम के कीड़े के धागों के अंदर, रेशम के धागों के अंदर प्रोटीन कौन सा पाता है, सीरासाइन एंड फैब्रिन नामी प्रोटीन पाया जाता है, फैब्रोइन नामी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम के मुख्तलिफ अक़साम कौन से हैं। ठीक है, रेशम के भी क्या है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्में हैं। कौन सी है वो, टैसर सिल्क। ओके, कौन सी है ये, टैसर सिल्क। ठीक है, ये क्या है, टैसर। ठीक है, टैसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क और एर्री सिल्क, ये क्या है, सिल्क के मुख्तलिफ अक़साम हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आया कि इन तीनों का नाम देख के कोई एक नाम यहाँ पर मिस कर दिया, तो आपको यहाँ पर पहचानने आना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे सिल्क की अक़साम है, कौन सी नहीं है। ओके, टैसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क और एर्री सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, रेशम के कीड़े का यहाँ पे दौरे हयात है। ठीक है, यहाँ पर एक मरतबा हम रिवीजन कर लेते हैं, साथ ही साथ अगर कोई पॉइंट छूटा तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक बालिग पतिंगा है। ओके, पतिंगा यानी तितली है। ठीक है, ये उसके अंडे से निकला छोटा सा सरवा या फिर लार्वा, जब वो लार्वा बड़ा हो गया, बालिग लार्वा इसको क्या बोलेंगे हम, जब बड़ा होकर उन्हें कोकोन के अंदर जाने वाला रहता है, उसको क्या बोलेंगे, शरनखा। ओके, इसको क्या बोलेंगे, शरनखा। उसके बाद इसमें कोकोन के अंदर चले गया, यानी अंदर अपने ऊपर क्या कर लिया,
खौल बना लिया, इसको क्या बोलेंगे हम? खोखोन। ठीक है, खोखोन। खोखोन को खोखोन को मारना क्या कहलाता है? खोखोन के अंदर कीड़े को मारना क्या कहलाता है स्टिफिंग कहलाता है। ओके, और इसके ऊपर से धागा खोलना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। अगर यहाँ से अगर हम इसको स्टिफिंग के ज़रिए अगर पानी में उबाल कर नहीं मारे तो ये क्या होता है, इस तरह यहाँ पर ख़राब कर दे के इसको काट के बाहर निकल जाता है और इस तरह से फिर से कीड़ा बन जाता है इन्हें। ठीक है, बालिग बन जाता है। फिर एक और पॉइंट यहाँ पर, ये जो अंडे होते हैं वो अंडों को हम किस में पालते हैं? ये जो अंडे होते हैं, अंडे के से जब ये छोटे कीड़े निकलते हैं तो हम इन्हें किस में पालते हैं? इनको हम, ये तो ओरिजिनली शहतूत के पत्तों पे अगर वो खुद ब खुद पल रहे तो उसी तरह उसका अमल वैसे है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर कमर्शियली पाल रहे हैं इन लोगों को, तो कमर्शियली पालना है तो हमें क्या करना होगा इन लोगों को? और एक कैन नुमा प्लेट्स में। ओके, ये कैन नुमा याद रखें। ओके, कैन नुमा, ये क्वेश्चन टीआरटी में आया था। ठीक है, कैन नुमा। ठीक है, यहाँ पर प्लेट्स मालूम थे बट कैन नुमा जहन में नहीं था यहाँ पर जब। ठीक है, कैन नुमा प्लेट्स, इसके थोड़े ऊंचे ऊंचे दीवारें होती प्लेट्स की। ओके, कैन नुमा प्लेट्स होती है, वो कैन नुमा प्लेट्स में क्या करते हैं? पत्ते डालकर इसमें कीड़ों को पालते हैं। ओके, कैन नुमा प्लेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊन कौन से जानवरों से हासिल होता है? ठीक है, बाज़ जगह मिस्टेक्स हो जा रहे। ठीक है, वो टाइपिंग में अपने कीबोर्ड जो होते हैं उर्दू टाइपिंग फ्रेंडली नहीं होते। ठीक है, बाज़ जगह कुछ मिस्टेक्स आती है, अगर उतना बारीकी से करेक्शन कर लेते बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा। ठीक है, ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर दें। ओके, ऊन कौन से जानवरों से हासिल होता है? ओके, ऊन कौन से जानवरों से हासिल होता है? क्या आपको पता है भेड़ के अलावा भी दूसरे जानवरों से ऊन हासिल होता है? ठीक है, भेड़ यानी मेंढा। ओके, भेड़ यानी मेंढा। क्या इसके अलावा भी कोई और दूसरे जानवर है उनसे ऊन हासिल होता है? चलिए देखते हैं किसे हासिल होता है। ऊन हमें कहाँ से किससे किससे हासिल होता है? देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाह रही थी। ओके, भेड़, बकरी, लामा, याक, ऊंट और अल्पैका। ओके, इनसे क्या होता है? ऊन हासिल होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से हासिल होता है अपने को ऊन। ठीक है, तो किससे किससे ऊन हासिल होता है? हम जो ऊन हासिल हो रहा इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लीस या फिर फर कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे इसको हम? फ्लीस या फिर फर कहेंगे। ये एक किस्म का प्रोटीन है, हम पहले भी देखे ना, जो जानवरों से हासिल होते हैं रेशे वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अच्छे किस्म का ऊन हमें किससे हासिल होता है? वो भेड़ से ही हासिल होता है और बकरी से ही हासिल होता है। ये जो बाकी की चीज़ें हैं उनसे बेहतरीन ऊन हासिल नहीं होता हमें। ठीक है, अच्छे किस्म का ऊन मेरिनो भेड़, ओके, मेरिनो भेड़ से हासिल किया जाता है। मेरिनो भेड़ से अच्छे किस्म का ऊन हासिल किया जाता है। इनकी निगहदाश्त ख़ास तौर पर की जाती है। एक फ्लीस 3 से 5 इंच लंबा होता है। जितना ज़्यादा लंबा होगा फ्लीस, फर उसका, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? ज़्यादा उम्दा बोलेंगे। ठीक है, एक मिरानो भेड़ एक साल में तकरीबन 5 से 18 किलोग्राम ऊन देती है। ठीक है, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट्स, यहाँ पे आपको कितना याद रखना है, खाली इनके नेम्स याद रखने हैं। और ये जो फ्लीस या फिर फर है, ठीक है, ये तो मालूम है, जो ऊपर के बाल होते हैं उसी को फर बोलते हैं। अच्छे किस्म का ऊन किससे हासिल हो रहा है? ये पॉइंट याद रखना है आपको, मिरानो शिप। ओके, मिरानो शिप या फिर मिरानो भेड़। और इसके साथ साथ एक कश्मीरी बकरी भी रहती है जिसको बोलते हैं हम अंगूरा बकरी। ओके, अंगूरा बकरी, इसका भी क्या होता है? ऊन उम्दा होता है। जबकि ऊँट के बाल कैसे होते हैं? रफ होते हैं। राजस्थान में रहने वाले ऊँट के बाल और अंगूरा बकरी जो कश्मीर में पाई जाती है, दोनों के बाल एक जैसे नहीं होते। ऊँट के बाल कैसे होते हैं? रफ होते हैं। ठीक है, रफ होते हैं और कोरस खरदूरे होते हैं। चंद जानवरों में इन रफ बालों के नीचे नर्म बाल भी होते हैं
और अंगूरा गोट और मिरानो शिप के बाल नरम होते हैं। यहाँ पर दोनों इम्पॉर्टेंट है। जो बेहतरीन ऊन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो है मिरानो शिप और अंगूरा बकरी। ओके, ये दो। ठीक है। नेक्स्ट ऊन के किस तरह के होते हैं बाल? रफ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी फ्लो चार्ट्स रहते हैं बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, मैं यहाँ पर ना बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मैं ऐड नहीं करी। इसके अंदर यहाँ पर समझा दूँगी मैं, आप ये मिस ना करें। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए काम क्या है, शेयरिंग। ओके, ये जो शेयरिंग या फिर शेयरिंग होता है, इसका काम क्या होता है, ऊन उतारना। ऊन उतारने को क्या बोलेंगे हम? जब भेड़ के ऊपर से बाल उतारते हैं। ओके, भेड़ के ऊपर से शेविंग करके जब बाल निकालते हैं वो अमल क्या कहलाता है? ओके, अच्छे से याद रखें ये चीज़ें। मैं इनको क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐड नहीं करी, यहाँ पर पूरा समझा दूंगी एक साथ। ओके, भेड़ से बाल उतारने का अमल क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। ओके, शेयरिंग कहलाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम? शेयरिंग करने के बाद पानी के धारे से साफ धोना। ओके, पानी के धारे से साफ करना, उसको क्या बोलेंगे हम? सोरिंग बोलेंगे इसको। ठीक है, सॉरिंग। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरिंग बोलेंगे। ओके, ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद क्या करते हैं हम? सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करके क्या करते हैं? छोटे बाल बड़े बाल अलग कर लेते। उसके बाद उसके बाद ब्लीच करते। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में धोना नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ब्लीच करते। ओके, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे ब्लीच कर रहे हैं। ब्लीच करके उसका कलर निकाल लेते उसका। ठीक है, जो भी कलर रहता है उसको ब्लीचिंग के ज़रिए क्या करते हैं, उसके अंदर से कलर को रिमूव कर देते। रिमूव करने के बाद हमारा जो भी पसंद का कलर रहता उसके हिसाब से हम डाई कर लेते उसके बाद उसको। ठीक है, डाई करने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको कोमिंग करके उसको क्या करते हैं हम? ठीक तरह से एडजस्ट कर लेते हैं पूरे बालों को। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं? स्पिनिंग यानी सूत काटना, और उसके बाद बुनना, नीटिंग या फिर वेविंग। उसके बाद रोलिंग एंड ट्विस्टिंग, घुमाना और बल डालना। उसके बाद है बने हुए कपड़े यानी वुलन फैब्रिक। ठीक है, एक तो आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है, दूसरा ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, ऊन उतारना। ओके, भेड़ से ऊन उतारना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। और उसको पानी से धो के साफ करना क्या कहलाता है? सॉरिंग कहलाता है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फटफट एक मरतबा देख लेते हैं इनको। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। हैवानी रेशे कुदरती रेशे होते हैं। ओके, हैवानी रेशे क्या होते हैं? यानी जो जानवरों से हासिल होते हैं वो कुदरती रेशे होते हैं। आज हम जो लेसन पढ़े वो क्या था? हैवानी रेशे था। ओके, उसके अंदर क्या पढ़े हम? रेशम से और गाय, सॉरी, रेशम से और भेड़ से, बकरी से जो हासिल होते हैं हमें ऊन, जानवरों से हासिल होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? हैवानी रेशे या फिर कुदरती रेशे बोलेंगे। ठीक है, हैवानी रेशे कुदरती रेशे होते हैं। हैवानी रेशों में प्रोटीन होते हैं और पौधों के रेशों में क्या होता है? निशास्ता होता है। ओके, देख लेना निशास्ता कौन सा निशास्ता होता है? सेलुलोज होता है। ओके, रेशम की कीड़ों से रेशम हासिल करने को रेशम साजी कहते हैं। ठीक है, सेरिकल्चर कहते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? सेरिकल्चर कहेंगे। रेशम की कीड़ों के दौरे हयात में अंडे होते हैं। पहले ये देखिए इसका दौरा हयात याद रखें। अंडे, लार्वा, प्यूपा, बालिग, इसके मदारिज होते हैं ये। ठीक है, खोखन से रेशम के रेशे अलहदा करने का अमल क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। हैवानात के बाल जैसे बकरी, भेड़, ऊंट वगैरह भी ऊनी धागों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अंगूरा बकरी के बाल नर्म होते हैं। इनसे कई किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। हम बनाए जाते हैं जैसे कि शॉल और स्वेटर वगैरह। ओके, नेक्स्ट है, भेड़ के जिल्द से बाल या पश्म फ्लीस को निकालना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। और पश्म को साफ करने का तरीका सॉरिंग कहलाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक मरतबा देख लिए अपन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट है, मौसम सरमा सुबह व शाम। मौसम सरमा में
सुबह व शाम मौसम सरमा में सुबह व शाम चलने वाली ठंडी हवा कहलाती है। क्या कहलाती है? मौसम गर्मा में सुबह व शाम चलने वाली ठंडी हवा क्या कहलाती है? इसको क्या बोलेंगे हम? बादे सरसर। क्या बोलेंगे? बादे सरसर। बाद के माने होते हैं हवा के, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बादे सरसर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है, बारिश की पैमाइश किन आलात से की जाती है? ओके, बारिश की पैमाइश किन आलात से की जाती है? बारिश की पैमाइश रेन गेज से की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी नाम है रेन गेज के अलावा, और भी दूसरे यहाँ पे नेम है। इनके नेम आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर ये 3 नेम देके कोई और नाम दे दिया, इनमें से कौन सा आला बारिश की पैमाइश के लिए नहीं यूज़ किया जाता, वो तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन से है कौन से नहीं है। ठीक है, कौन सा है? यूडोमीटर, ओके, यूडोमीटर, पल्विनोमीटर और ऑम्ब्रोमीटर। ओके, ऑम्ब्रोमीटर, ये 3 क्या है? बारिश को नापने के आले हैं ये। ओके, बारिश की पैमाइश के आले हैं, यानी बारिश कितनी हुई मालूम करने के लिए आले हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की पैमाइश कौन से आले से की जाती है? ठीक है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। हवा की पैमाइश कौन से आले से की जाती है? बाद पैमा। ठीक है, इसको हम बाद नुमा भी कहते हैं। ओके, बाद पैमा या फिर बाद नुमा। ओके, ये है इसका करेक्ट आंसर। हवा की पैमाइश हम बाद नुमा या फिर बाद पैमा से करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हवा में मौजूद आबी बुखारात की मकदार क्या कहलाती है? ठीक है, हवा में मौजूद आबी बुखारात की मकदार क्या कहलाती है? जवाब है रतूबत कहलाती है। ओके, रतूबत कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, रतूबत की पैमाइश कौन से आले से की जाती है? यानी जो हमारी हवा है उसके अंदर आबी बुखारात कितने हैं मालूम करने के लिए हम जो आले का इस्तेमाल करते हैं पैमाइश करने के लिए, उसका नाम क्या है? हाइड्रोमीटर। क्या है उसका नाम? हाइड्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर साल वक्फा तब्दीली वक्फा तब्दीली क्या कहलाती है? हर साल मौसम में आना चाहिए था यहाँ पे। हर साल मौसम वक्फे से जो तब्दील होता है वो क्या कहलाता है? ओके, फिर से एक मरतबा क्वेश्चन सुन लें, यहाँ पे ठीक तरह से टाइप नहीं हुआ। हर साल वक्फा मौसम की जो तब्दीली होती है वो क्या कहलाती है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? आबो हवा। ठीक है, तो हर जगह की आबो हवा अलग अलग होती है, हर इलाके की आबो हवा अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की आबो हवा अलग है। हमारे पास कितने हैं? 3 मौसम होते हैं, सरमा, बारिश, गर्मा। इस तरह से वक्फे से क्या होती है? हमारे पास मौसम में तब्दीली वाक़ होती है। यहीं पर होता है हमारा वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।